अरे ये तो हो गया था ना जून 2024 वाला। तो आप लोग पास पेपर है, कौन सा पेपर था अभी, कौन सा डिस्कस करेंगे हम लोग? तो पेपर भेजो, अगर ईयर वाइज में होगा ऐसे ना, इसी में होना चाहिए, तो देख लेते हैं इसी में होगा। 2023 का चाहिए ना अब? 2024 वाला तो हो गया, दिसंबर 2023 यही होगा। दिसंबर 2024 है, तो नेट 2024 क्या जुलाई वाला है, देन ये दिसंबर वाला है। चलो ये देखते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं जी। तो हम लोग पार्ट सी वाला देखेंगे ना, पार्ट सी स्टार्ट ही करना है। तो कहाँ पे हम लोग अभी, कैसे पता चलेगा? चलो लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इधर इसमें आंसर की भी है, तो ये पेपर ग्रुप में होगा, मैं भेज देता हूँ आप लोग रेफरेंस के लिए। तो ये इसका नाम क्या है, दिसंबर 2023, है ना? अच्छा भेज दिया आपने, तो पेपर यही है, देख लो एक बार। इसमें अरेंज्ड ऑर्डर में आपने जो भेजा है अंकित, उसमें अरेंज्ड है नहीं, तो उसको ओपन कर ले। यस सर, अरेंज है। ठीक है, उसको ओपन कर लेते हैं। तो अ, हम्म तो हम लोग 103 से स्टार्ट करेंगे, है ना? तो यहीं से होगा ना? तो ये तो आपका हो गया जनरलाइज, हाँ। यहाँ से स्टार्ट है 103 जो है। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, इसको ट्राई करते हैं। अ, ये विजिबल होगा ना? देखिए, तो ये कुछ कहना चाह रहा है कि तो ये जो पेपर है ये है आपका दिसंबर 2023, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं पार्ट सी, उसमें भी यूनिट 4। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये 103 है, क्योंकि 103 से 120 तक होगा। चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो कंसीडर टू ग्रुप्स से G1 एंड G2 कंप्राइजिंग ऑफ 10 एंड 30 पेशेंट्स, ठीक है। अब रेस्पेक्टिवली सपोज दैट मीन, है ना, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ अ पेशेंट इन ग्रुप G1 एंड G2 आर 80 mm Hg एंड 100 mm Hg। सो ये कह रहा है कि respectively and the corresponding variances are 4 mm Hg square and, so आपको दे रखा है मीन, राइट, एंड तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जैसे अगर डेटा के हिसाब से काम करे तो N1 जैसे है 10, N2 है 30, दो ग्रुप है। पहले का x बार है, ठीक है। सो एट्टी, x2 बार कर दूं या y बार कर दूं? दो डेटा है तो y बार कर देते हैं।
तो ऐसा कुछ वाई बार क्या 100 करस्पॉन्डिंग वेरिएंसेस। सो वेरिएंस किसका ग्रुप का दे रखा है ना। सपोज दैट मीन ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट इन द ग्रुप G1 G2 आर दिस एंड दिस। तो ये आपको कुछ वैसा दे रखा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू राइट। सो एक्स बार एस स्क्वायर इन ये म्यू कंसिडर करेंगे या पॉपुलेशन क्या होगा, दो ग्रुप है हमारे पास इतने लोगों का। अच्छा आगे देख पहले पूरा पढ़ लेते हैं। एक्स बार एस स्क्वायर सी आर रिप्रेजेंट द मेन वेरिएंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड रेंज ऑफ द diastolic blood pressures of the combined group. So then which of the following is true? ओके तो मतलब ये फॉर्मूला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला है ना, वो यूज़ करेंगे तो आ जाएगा। तो ये एक्स बार वाई बार ही कर लो, या एक्स वन एक्स टू करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वन बार एंड एक्स टू बार मान लो ऐसा ले लो। यहाँ एस वन स्क्वायर ले लो। तो ये एस वन स्क्वायर जो रखा आपको, ये वेरिएंस लिख सकते हो आप चाहो तो यहाँ वेरिएंस इन्होंने ये ले रखा है, ठीक है 1/n वाला। तो डिस्क्रिप्टिव में यही होता है, ठीक है, इन्होंने अलग से लिख दिया है देखो वेरिएंस। तो डिस्क्रिप्टिव में जो वेरिएंस है या तो सिग्मा स्क्वायर लिखना है, सिग्मा स्क्वायर लिख लो आप चाहो तो, या ऐसे लिखना है एस वन के टर्म में तो भी चलेगा। तो सिग्मा वन स्क्वायर है 4, सिग्मा टू स्क्वायर है 2। तो कंबाइंड फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे तो आ जाएगा। तो आपको बताना है ना, या एस वन एस टू करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ बोल रहा है कंबाइंड मीन क्या होगा, व्हाट इज़ द कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। फिर कंबाइंड वेरिएंस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। देन कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, तो इससे आ जाएगा। एंड कंबाइंड रेंज क्या होगा। सो रेंज आपको पता है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो ये आपके पास डेटा है, सिंपल ये बताना है। सो ये डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके देखिए क्या होगा। आ गया आंसर आप लोग का। तो यस ठीक है ना, मतलब कुछ करने की जरूरत है नहीं आपको, बस यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो टॉपिक है उसमें जाके फॉर्मूला देखना है कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन, है ना। तो ये कुछ ऐसा होता है ना, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, इससे आ जाएगा। ऐसे ही कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला देख लीजिए क्या है, फिर है ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर कम मीन वेरिएंस आ गया तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सीबी का जो फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वो कितना आएगा, सिग्मा अपन एक्स बार है ना सिग्मा अपॉन एक्स। तो सिग्मा अपॉन म्यू होता है, तो यहाँ पे जो भी आपका आएगा कंबाइंड वेरिएंस एस स्क्वायर है, सो एस अपॉन एक्स बार आ जाएगा कंबाइंड वाला, तो इससे निकाल लेंगे। रेंज क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यही है। तो ठीक है, हो गया था आई थिंक। कुछ डाउट तो बता सकते हैं अदरवाइज, ठीक है ना, आप लोगों को आइडिया है। यू कैन सॉल्व। चैट में जो लोगों ने आंसर बता दिया ऑलरेडी। सो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सो ये दूसरा है 104। 104 देखिए, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, ये भी कर लेंगे आप लोग इजीली। तो ये आपका 104 है, इसका बताइए आंसर क्या होगा।
तो इतनी आसान है, हो गया आप सबका ना? मुझे सॉल्व करना है या ठीक है, देख लो। आसान है ना, सपोर्ट दे रखा है, अब बाकी इजीली निकाल लेंगे, तो ये इजी है। सॉल्व आंसर बता दिया आप लोगों ने, देख लो। अगर जिनको सॉल्व करना हो तो बोलोगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आप लोगों ने बताए हैं, जो आपने चैट में बताया 1 2 3, ठीक है ना? तो इसका जो आंसर बताया 1 2 3, और इधर जो आप लोगों ने इसका आंसर बताए हैं चैट में, क्या 1 4 1 4, ठीक है? तो इस तरह से 4 तो आउट हो जाएगा। एंड अब इसका ट्राई कीजिए। तो ये बोल रहा है कि एक्स वाई जो है दो इंडिपेंडेंट होमोजेनियस पॉइसन प्रोसेस है हैविंग सेम अराइवल रेट। डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई जो है वेटिंग टाइम है nth अराइवल का एक्स टी वाई टी प्रोसेस के लिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। निकालिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो पता होगा आपको वेटिंग टाइम का। वेटिंग टाइम क्या होता है? सो इंटर अराइवल टाइम ना, एक अराइवल टाइम से अगले अराइवल टाइम का। वेटिंग टाइम फॉर द nth अराइवल, nth अराइवल का वेटिंग टाइम। सो Gamma and lambda गामा, and lambda. ओके, इसको लगाइए। सो इंटर अराइवल टाइम होता है एक्सपोनेंशियल, राइट? सो देखिए ट्राई करके, समझ आ रहा है तो। देखिए समझ आ रहा है। उसको आएगा जी।
समझ आया कि नहीं? मुझे तो मुझे करना पड़ेगा, नहीं समझ आया? देखिए जैसे हम लोग पॉइजन प्रोसेस में क्या जानते हैं, अगर मैं इसका वो बनाऊँ, क्या बोलते हैं उसे, ट्रांजिशन डायग्राम बनाएं, तो पॉइजन प्रोसेस में क्या होता है कि पहले पॉपुलेशन 0 है, फिर 1 होगा, 2 होगा, है ना? मतलब पॉइजन प्रोसेस इज प्योर बर्थ प्रोसेस, राइट? है ना? पॉइजन प्रोसेस क्या है? प्योर बर्थ प्रोसेस है। तो है ना, ऐसे चलता रहेगा 3। सो ये आपके पास यहाँ पे है लैम्डा नॉट, लैम्डा 1, लैम्डा 2, ये रेट चल रहा होता है ना? लैम्डा 3 एंड सो ऑन। सो तो ये 0 कस्टमर 1 कस्टमर इस तरह से है। तो यहाँ पे मान लो कुछ टाइम होगा ना, जैसे अभी टाइम 0 है, लेट से, है ना, यहाँ पे 0 है जब 0 कस्टमर है। तो कुछ टाइम होगा, टाइम ऑफ अराइवल ऑफ फर्स्ट कस्टमर, अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर T1 बोल देते हैं लेट से, अराइवल टाइम ऑफ सेकेंड कस्टमर T2, अराइवल टाइम ऑफ थर्ड कस्टमर T3, अराइवल टाइम ऑफ फोर्थ कस्टमर T4, इस तरह से। और इंटर अराइवल जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम x1, x2, x3, x4। तो x1 है इंटर अराइवल टाइम बिटवीन 0 एंड फर्स्ट कस्टमर, राइट? और जो आपका x2 है फर्स्ट एंड सेकेंड कस्टमर, x3 है सेकेंड एंड थर्ड कस्टमर के बीच का। तो ईच xi का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? ईच xi होता है एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, लैम्बडा यहाँ दे रखा है 2, यही ना? ईच xi इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा। अब क्या कह रहा है आपको ये? तो W यहाँ नोटेशन समझिए, W nx था वेटिंग टाइम फॉर nth अराइवल, nth अराइवल का वेटिंग टाइम। सो nth अराइवल का टाइम क्या होगा? इंटरवल टाइम फर्स्ट कस्टमर प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, जैसे फोर्थ अराइवल में फोर्थ तक का सम होगा। सो nth अराइवल में हो जाएगा वेटिंग टाइम ऑफ nth अराइवल। तो WNX की बात करें तो अच्छा, दो अलग अलग वो है ना, पॉइजन प्रोसेस है, डिफरेंस क्या है दोनों में? बस दोनों पॉइजन है बस। अच्छा वैसा करना, ठीक है। तो ये x1 प्लस x2 अप टू xn ऐसा हो जाएगा। WNY ले लोगे तो y1 प्लस y2 अप टू yn ऐसा हो जाएगा। ये सही यहाँ तक देख लीजिए, यही होगा ना, क्योंकि ये इस बीच का टाइम है, ये इस बीच का टाइम है, ये इस बीच का टाइम है, तो है ना, इस तरह से जो है तो ऐड होता रहेगा। सो क्या होगा यहाँ से फाइनल आंसर क्या आएगा आपको, जो आप बता रहे थे ना, WNX गामा n कॉमा लैम्बडा, WNY गामा n कॉमा लैम्बडा, यही ना? ये हो गया। तो अब देख लो, अब ऑप्शन के हिसाब से सोचते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन में क्या है, W2X, तो W2X इज गामा 2 कॉमा लैम्बडा 2 W3Y इट्स अ गामा 3 कॉमा 2, यही ना? ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे आगे? अब ये तो आसान है निकालना ना। अब मुझे मान लो इसका कुछ नया नाम दे दो, ये तो ऐसे इस फॉर्म में है, कुछ नाम दे दो, यू भी दे देते, मान लो यू है, ये भी है। सो मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी यू लेस देन वी, यही है, यू लेस देन वी। तो इसका मतलब या तो आप ऐसा कर सकते हैं डबल इंटीग्रेशन, और दोनों इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट पॉइजन प्रोसेस है। तो इंडिपेंडेंट होगा तो क्या आएगा? तो इसका पीडीएफ लिख लीजिए, इसका पीडीएफ लिख सकते हैं जैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल क्या लिखते हैं, लैम्बडा के बाद लैम्बडा एक्स। तो इसका जो पीडीएफ आएगा, मतलब इनका पीडीएफ, इसी दोनों का अगर मैं बात करूं, पीडीएफ की बात करूं इसका, तो पीडीएफ क्या होगा? अभी जैसे पीडीएफ लिख लो, डब्लू कर दो चाहो तो, एक्स में ही लिख देता हूँ। सो एक्स में आएगा लैम्बडा की पावर n गामा n एक्स की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, और x जो होगा वो मोर देन 0, यही है। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 है, तो लैम्बडा और n दोनों को 2 रख दीजिए। क्या आप ये फाइंड कर पाएंगे? और पुट करके इंटीग्रेट कर लीजिए। तो मुझे लगता है सॉल्व करूँ या हिंट देना काफ़ी है आप लोगों के लिए? देख लो। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि ये जो मान लो u भी है, तो PDF ऑफ u इन x, PDF ऑफ v इन x डी, अच्छा यहाँ y ले लीजिए,
डी एक्स डी वाई, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, नहीं सॉरी, हमारा तो यहाँ सपोर्ट है ना 0 से वी, सो यू का लिमिट होगा, अगर यू भी कर दें या एक्स वाई कर दें, आप यू भी में कंफर्टेबल हैं तो यू भी ले लीजिए, वेरिएबल आपके ऊपर है, ठीक है ना, एक फिर से लिखता हूँ लिखने में, सो एफ ऑफ यू, एफ ऑफ वी डी यू डी वी, सो यू की लिमिट 0 से वी की लिमिट 0 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो कितना आएगा, ठीक है, तो ये इंटीग्रेट कर पाएंगे, यहाँ से 2 है ना, तो यहाँ लैम्डा को 2 एन को 2 कीजिए, सेम जैसे दूसरा ऑप्शन में है, बी में जैसे हैं, तो ये मुझे लगता है आप इंटीग्रेट करके देखिए आंसर निकाल पाएंगे आप लोग। देखिए जी इंटीग्रेट करके बताइए क्या आंसर आएगा, इसके लिए है ना, यहाँ लैम्डा 2 म्यू 2 एन 2 लैम्डा एन 2 लैम्डा 2 एन 3 लैम्डा 2, पुट करके इसका आंसर बताइए कितना आएगा। दूसरा जो ये ए पार्ट था, बी पार्ट में अगर हम आएंगे, सो ए बी मतलब 1 3 में से कोई एक सही होगा, 2 4 में कोई एक सही होगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सो 1 3 में कोई एक ही सही होगा ना, क्योंकि 1 3 में एक ही बात पूछ रहा है, 2 4 में कोई एक ही, सो ये जो W1x है, यहाँ से अगर आप देखेंगे, सो W1 तो ये हो गया ना कि वेटिंग टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, मतलब इंटर अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, आप अगर इसके थ्रू जाना चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो गामा 1 कॉमा लैम्डा इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, लैम्डा तो 2 है हमारे पास, ठीक है, और W2y ये भी नहीं W1 ही है ना वहाँ पर, W1y गामा 1 लैम्डा, ये भी एक्सपोनेंशियल लैम्डा, तो ये तो आईआईडी हो गया ना, तो आईआईडी में तो आसान है, प्रोबेबिलिटी W1x लेस देन W1y इज हाफ, जब आईआईडी है ना, सो इफ दे आर आईआईडी तो हाफ ही आना है, तो ये तो हाफ ओके है, सो मतलब इसमें भी कोई एक ही सही होगा ना, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही बात पूछ रहा है, सो W1x W1y बोथ आर आईआईडी एक्सपोनेंशियल, तो ये हो जाएगा। अब 1 में क्या आप ये इंटीग्रेट करेंगे या मैं करूं, चलो मैं कर देता हूं, देखो, तो सो प्रोबेबिलिटी जो हम लोग निकाल रहे थे W2x लेस देन W3y, सो मैं पीडीएफ लिख देता हूँ, तो वहाँ से जो U का पीडीएफ है, इसका पीडीएफ जो आएगा इसके अकॉर्डिंग, सो लैम्बडा इज एक्चुअली 2, तो 2 का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देता हूँ, सो ये 4 अपॉन गामा 2 1 हो जाएगा, एंड एक्स की पावर 1 ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो आपके पास ई की पावर माइनस लैम्डा है ना, लैम्डा की जो वैल्यू है 2 है, तो -2x, ठीक है यहाँ तक, यही इसका क्या डिफरेंस आएगा, 3 2 है, तो n3 लैम्डा 2, n3 लैम्डा 2, सो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, है ना, और गामा n तो यहाँ 3 गामा 3 2 फैक्टोरियल 2, तो यहाँ भी 4 ही आ जाएगा, x की पावर n-1 n है 3, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स 2x, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों में 4 ही आ गया, तो ये तो 4 ही है, तो कहने का मतलब 4x स्क्वायर, इसका पीडीएफ ये, इसका पीडीएफ ये, तो ये हो गया 16, अच्छा y में एक को लिखना पड़ेगा ना, तो इसको y का है तो इसमें वेरिएबल y लगा लो, ठीक है, या v लगाना v लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो y से करना y भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, तो यहाँ 16 तो ठीक है, अगर u भी में करें तो u e की पावर -2u, यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर e की पावर -2v, सो u की लिमिट है 0 to v एंड v की लिमिट है 0 to इन्फिनिटी। अब ये बस इंटीग्रेट करना है आपको, अब इसमें से 1 या 3 में से कोई एक सही आएगा, क्या ये कर पाएंगे, तो यहाँ तो बाई पार्ट लगाना पड़ जाएगा, नहीं क्योंकि लिमिट 0 से v है ना, सो इसमें बाई पार्ट लगाना पड़ेगा आपको, बाई पार्ट लगाए कीजिए, फिर बाद में जो बचेगा उसमें गामा फंक्शन यूज हो जाएगा, तो यहाँ बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। बताइए जी इंटीग्रेट करके जरा आंसर बताइए, अगर आप कर पाएंगे तो बाई पार्ट लगाइए पहले u वाले में, फिर v वाले में गामा इंटीग्रल यूज हो जाएगा।
अभी भी ऑप्शन आया कि नहीं? नहीं आया कोई ऑप्शन नहीं, 1 3 में से तो कोई एक सही आएगा। हमने पीडीएफ सही लिखा ना 2 2 का, अभी भी नहीं आया। चलिए करते हैं तो। सब फर्स्ट हो गया। आ गया ना? हाँ, क्योंकि मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन है, आपको केयरफुली इंटीग्रेट, मतलब पहले आप इसको अलग से इंटीग्रेट कर लो बाई पार्ट लगा के। इसको आप चाहो तो एक अलग से क्वेश्चन बना लो, फॉर एग्जांपल u e⁻²u du 0 से v, तो बाई पार्ट लगा के इंटीग्रेट कर लीजिए, जो भी आएगा उसको यहाँ रख देना है, तो इंटीग्रल में हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, जो भी आएगा वो dv हो जाएगा, है ना। तो ऐसा समझिए कि कुछ तो आएगा पहले, और फिर यहाँ ऑलरेडी है v² e⁻²v, तो जो आएगा यहाँ से ये वाला वो यहाँ पुट कर देना है, और फिर यहाँ जैसे बता रहे हैं कि वो 11/16 आ जाएगा। देखिए जी, तो जस्ट बेसिक कैलकुलेशन है, नहीं तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले इसको बाई पार्ट लगा के इंटीग्रेट कर लो, एंड देन ये आंसर है ना 0 से v करके कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, ये तो निकाल ही लेंगे आप, एंड देन इसको यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा। ये है नेक्स्ट जो है, ये भी आसान सा ही है। देखिए ये बाइनोमियल लग रहा है देख के कुछ, तो ये सब तो एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब आए हैं, तो मतलब ऐसे ही कुछ तो आएगा। ये चीज़, ये सब आप कर लेंगे तो एग्ज़ाम वाला भी हो जाएगा, एटलीस्ट ना, मोस्टली हो ही जाएगा। देखिए ट्राई करके इसको बताइए, नहीं हो रहा तो भी बताइए, तो मैं सॉल्व कर दूंगा, मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे, ये है।
मुझे सॉल्व करना है, ये समझ आ गया आप लोगों को? देख लो भाई, ओके हो गया ना? तो जैसे बता रहे हैं 134, ये सबका आ रहा है, देख लो। फिर- सर हाँ पहला अटेम्प्ट पहला सर एक बार क्लियर करिए। पहला, देखिए इसमें सपोर्ट क्या है, 0 1 2 अप टू जैसे 22 23 24 25 है ना, 3 भी लिख देते हैं। सो यू नो ये क्या है, अगर आप देखेंगे तो बाइनोमियल क्या है ये डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स अ बाइनोमियल 25, यही है। सो हो क्या रहा है, ये हाफ की वजह से ना डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। अब 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वही आएगा जो 25 पे आएगा, 1 पे वही आएगा जो 24 पे आएगा, 2 पे प्रोबेबिलिटी वही आएगा जो 23 पे आएगा, 3 पे वही आएगा जो 22 पे आएगा। अब चेक करके देखिए पीएमएफ निकाल के, है ना, बिकॉज वी नो 25C0 इज इक्वल 25C25, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, दैट्स वाई। अब बीच में आते हैं, बीच में कौन सा नंबर है जहाँ पे ये मैच करेगा, तो 11 12 13 मान लो ऐसा है। तो जैसे 13 पर। है ना, तो किस किस पे, 13 और किस पे, बाई रिलेशन अंडरस्टैंडिंग देखो, 25 and 0, 24 and 1, 23 and 2, 22 and 3, तो 13 के साथ किसके साथ, या 12 किसके साथ, आप पैटर्न समझ पा रहे हो, 25 सम है उन दोनों नंबर का, तो 12 का 13 के साथ, 14 का 11 के साथ। तो ये आपको समझ आ रहा बीच में सिमेट्री किसके अबाउट है, इज इट 12.5 इज द पॉइंट ऑफ सिमेट्री, यस। सिमेट्री क्या होता है कि इसके जितना आगे जाओगे उतना ही पीछे आओगे, प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। चेक करो, ये दूसरा तरीका आपको बताऊं तो एक थ्योरम है, ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके अबाउट सिमेट्रिक है, 12.5 के ना, आपको पता है x इज सिमेट्रिक अबाउट k if and only if k minus x identically distributed with x minus k। तो मैं कह रहा हूँ 12.5 के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 12.5 से 0.5 आगे जाओ, 0.5 पीछे आओ, दोनों में प्रोबेबिलिटी इक्वल है, 1.5 आगे जाओ, 1.5 पीछे जाओ, इक्वल है। आपको एक और थ्योरम बताऊं कि जैसे डिस्क्रीट x है, discrete random variable x is symmetric about k if and only if probability capital X is equal to k plus x is equal to x is k minus x for all x belongs to R। अब देखो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे k की जगह 12.5 रखो और चेक करो ये ट्रू है कि नहीं है, बस हो गया, देख लीजिए। ओके है कि नहीं, चेक कीजिए बताइए, सही है सर। ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है फिर तो
हो गया ना क्लियर? क्या 1 है ना, तो ओके। नेक्स्ट देख, सो अगला वाक्य आप ट्राई कर सकते हो, ये ट्राई कीजिए। ये सब आसान क्वेश्चन है, आप इसमें देखो तो है ना, मतलब बेसिक जो रैंडम वेरिएबल उस पे है। नहीं सर, उसमें सर कंफ्यूजन ये हो गया ना कि जब बाइनोमियल के केस में लिखते हैं तो एक आगे प्लस एक पीछे प्लस और एट दैट पॉइंट पर प्लस करके फिर लिखते थे ना, जैसा हम्म एक जैम का क्वेश्चन भी था सर, उसी टाइप से। तो सर थोड़ा सा वही कंफ्यूजन हो गया। सिमेट्री का मतलब सिंपल, एक ऐसा नंबर है जिसके दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ये है। हाँ, कॉन्टिन्यूअस तो में वही भी सर 12 और और डिस्क्रीट में भी। 12 और 13 दोनों पर सर इक्वल आ रहा था। हाँ, इसलिए 12.5 पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। 12.5 इसीलिए पॉइंट ऑफ सिमेट्री। आप दूसरा देखेंगे तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालिए, तो एक्सपेक्टेशन कितना आएगा 12.5। सो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री विल बी मीन, मीडियन, मोड, अगर मोड यूनिक है तो, और मीन अगर एग्जिस्ट कर रही है तो। ये ट्राई कीजिए। ये कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरलाइज फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड कॉची नहीं है, बट कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए करके हो रहा है कि नहीं हो रहा।
आ गया जी? सब लोग का 2 4 हो गया कि मैं सॉल्व करूं? देख लो। सब बता दीजिए। अच्छा, तो इसमें जो है कि जैसे ये आप देखेंगे तो ये है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? तो जो हम लिखते हैं पैरामीटर्स, तो एक्स माइनस थीटा लिखते हैं, नहीं तो -1 और म्यू की जगह 1 है ना? तो इस तरह से है आपके पास। और इसको और थोड़ा ओपन करेंगे तो ये ऐसा है, 1 है व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, 0 व्हेन एक्स इज 0, -1 व्हेन एक्स इज नेगेटिव। ठीक है ना? इसको खोलेंगे तो y को, तो ऐसा है। अब आपको कह रहा है कि कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें फाइंड करना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो पहले EY निकालना है। तो अगर हम लोग EY निकालेंगे तो आप ध्यान से देखिए, y तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसका ये तो मेजर 0 है, x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो x बराबर 0 तो 0 ही होगा, है ना? इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट इज 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर EY मुझे निकालना है तो अब y इज अ 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, 1 -1 सपोर्ट है, तो क्या होगा 1 इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 प्लस -1 इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1 कब होगा? जब x पॉजिटिव होगा। y इज इक्वल टू -1 कब होगा? जब x नेगेटिव होगा। तो अब आपको ये इंटीग्रेट करना है, तो क्या आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं? तो इसका मतलब हो गया कि 0 से इन्फिनिटी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो PDF है उसका इंटीग्रेशन, माइनस इन्फिनिटी से 0 PDF ऑफ x का इंटीग्रेशन में भी अगर आप ये सिमेट्रिक है -1 के अबाउट, राइट? यहाँ एक्सपेक्टेशन, अगर आप एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, मीडियन अगर आप निकालेंगे, सो मीडियन कितना आएगा? -1 आएगा। तो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट इट्स मीडियन, मीन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका जो मीडियन है वो -1 आएगा, तो -1 के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन आसान है, tan इनवर्स में आ जाएगा। इसको जरा पुट करके देखिए क्या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0 नहीं आएगा ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अलग अलग आएगी। 0 कब आता? जब इसकी 1/4 प्रोबेबिलिटी, आ रही है सर, है ना? हाँ, 1/4 और 3/4 आ रही है इसकी किसकी 1/4 किसकी 3/4? सर। इसकी वैल्यू पहले इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई पहले की 1/4 आ रही है। और दूसरे की 3/4, तो ये आपका -1/2 आ गया इसका मतलब। सही है, तो ये तो 0 नहीं है ना, वही कह रहा हूँ 0 तो नहीं है ना, क्योंकि 0 कब आता है? जब ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तभी तो 0 के आगे का हाफ पीछे हाफ 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 1 हो जाए, मतलब 0 हो जाता है, डिफरेंस है ना बीच में, तो ये है। अच्छा, अब आइए, ये बोल रहा है y मोर देन 0 और y लेस देन 0 सेम होगा, तो y के पास तो दो ही वैल्यू है, 1 और -1, तो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है बी ऑप्शन कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 लेस देन है प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू -1। तो इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, ये सिंपली आपको मैं बताऊं तो जैसे इधर है मान लीजिए 0 और इधर है -1, लेट से, है ना, कहीं भी रख सकते हैं ऐसे, तो आप चलो बीच में रखते हैं 0 को, तो 0 बीच में रखते हैं, इधर -1 है। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली -1 के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके अबाउट सिमेट्रिक है? -1 के अबाउट। तो -1 के आगे की प्रोबेबिलिटी हाफ है, -1 के पीछे। क्यों ऐसा? क्योंकि फर्स्ट पैरामीटर थीटा होता है ना, वो मीडियन होता है। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट -1, तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी हाफ से ज़्यादा होगी, मतलब हाफ होगी, और इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, तो इधर हाफ प्रोबेबिलिटी और इधर हाफ है, तो 0 से आगे की प्रोबेबिलिटी तो हाफ से कम ही होगी, तो 0 से आगे पर ये लेस देन हाफ होगा और ये मोर देन हाफ होगा, तो ये तो ट्रू है। ये समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ? देख लो, मैं कह रहा हूँ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट -1, तो -1 से लेस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मोर देन -1 एक्स में। अब यहाँ y है, तो y बराबर 1 कब होगा? एक मिनट, y बराबर 1 कब है? जब x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इधर x पॉजिटिव है और इधर x नेगेटिव है, तो आपको इनडायरेक्टली ये चेक करना है कि पॉजिटिव x की प्रोबेबिलिटी लेस देन नेगेटिव x से होगी, हाँ या ना? अभी चेक कर लो, अभी तुम इस पर देख रहा था, एक बार चेक कर लेते हैं। यस पॉजिटिव यस सर, यही है ना, यही ये होगा। पॉजिटिव के हाफ से कम होगा, और ये प्रोबेबिलिटी जो आएगी नेगेटिव x की यहाँ से यहाँ तक, तो ये हाफ प्लस समथिंग आएगा, तो दिस विल बी 1/2 प्लस समथिंग, और ये 1/2 माइनस समथिंग आएगा, तो इसीलिए ये सही है। तीसरा है
कि -1 से लेस की प्रोबेबिलिटी, तो ये तो हाफ ही हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक है, और 1 से मोर की प्रोबेबिलिटी अब यहाँ हो गया, तो ये तो छोटा होगा ना 1 से मोर, क्योंकि -1 के बाद प्रोबेबिलिटी हाफ है, -1 के पहले हाफ है, तो ये तो हाफ हो गया। अब ये प्रोबेबिलिटी तो हाफ से कम ही होगी, कह रहा है ज़्यादा होगी, तो गलत कह रहा है। एंड ई ऑफ वाई स्क्वायर 1 होगा, तो वैसे ही कर लीजिए जैसे ई वाई निकाला वैसे ही, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर आसान हो जाएगा। ई वाई स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ ई वाई स्क्वायर का, कि वाई की वैल्यू तो 1 -1 है, तो वाई स्क्वायर तो डीजनरेट हो जाएगा, वाई स्क्वायर तो 1 हो जाएगा जी, तो वाई स्क्वायर इज डीजनरेट रैंडम वेरिएबल, तो ई वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से, ई वाई स्क्वायर इज 1, डायरेक्टली आ गया, क्योंकि y या तो 1 लेगा, इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसीलिए तो y की वैल्यू या तो 1 है या -1 है, स्क्वायर करेंगे दोनों 1 दे देगा, तो y स्क्वायर तो 1 के इक्वल आएगा, y कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल मतलब डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल है, दोनों तरफ एक्सप्रेशन लगा दीजिए तो 1 आ गया, तो ये भी सही है, देख लीजिए। नाउ ये ट्राई कीजिए भी, आसानी है, तो थ्योरम है ये भी सीधा सीधा। सर x तो cos 0 1 होगा ना। हाँ यहाँ पे क्या है, तो हाँ क्योंकि u है ना, तो ये u माइनस हाफ तो हो जाएगा यूनिफॉर्म, माइनस हाफ टू हाफ पाई लगा दोगे तो -π/2 से π/2, तो tan, हाँ सही है, हाँ तो x स्टैंडर्ड कॉची हो जाता है ना जी, x इज, ये थ्योरम है, स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो x स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अब ट्राई कीजिए, अब तो आ जाएगा। तो देखिए ये डिस्क्रीट है, तो आपको पता होगा अगर x कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल द डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, हाफ तो नहीं आएगी। कॉची का ये क्या है, एम जी एफ ऑफ एक्स एट 1, ये निकाल के देख लो, ऐसे एम जी एफ इन जनरल एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इस पर निकाल के देखिए क्या आता है, तो आपको इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा, इसका जो पीडीएफ है इसका पीडीएफ ये है ना, ऐसा आ जाएगा। सर सेकंड में सर, हाँ सर सेकंड जैसे x x तो सर वो आ रहा है ये, अच्छा सर ये x जो आ रही है वो डिस्क्रीट आ जा रही है। एक्स रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूस है, ये सेट डिस्क्रीट है यहाँ पे, हाँ, तो दिस इज अच्छा समथिंग अच्छा। लाइक x इज इक्वल टू 1
प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, ऐसा पूछ रहा है आपसे ये। तो कॉन्टिन्यूस में पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ठीक है ना? कंटिन्यूस जीरो होती है सर। हाँ, तो लगाइए फिर। ई ऑफ ई की पावर एक्स निकाल सकते हैं ना ये, तो आप ई ऑफ ई की पावर एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू पी डी एफ। तो 1/पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। चेक कीजिए क्या होना चाहिए। तो इसमें आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल या कुछ वैसा यूज़ करके बाउंड दिखा दीजिए। मतलब कहने मतलब कंपैरिजन टेस्ट से बस आपको ये चेक करना है एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, है ना? तो इंटीग्रल कर सकते हैं, बाई पार्ट लगा सकते हैं अगर चाहे तो। ये देखिए इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये चेक करना आपको। क्या चेक कर पाएंगे? तो ये क्वेश्चन नंबर 108 था ना। फिर ये तो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है जीरो के अबाउट, तो सी डी एफ की वैल्यू जीरो पे हाफ आएगी। तो ये तो ऑब्वियस है, डी वाला पार्ट है ना, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीडियन जीरो आएगा, तो जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है तो हाफ आ जाएगा, सही है। मेनली अब थर्ड आपको चेक करना है कि ये इंटीग्रल फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। सो बाई पार्ट लगा के आप चेक कर सकते हो, या देखो चेक करो भाई, कैसे जस्टिफाई करोगे?
सर ये इंटीग्रेशन रिपीट हो जा रहा है। रिपीट हो जा रहा है, हाँ वही। सर इसमें एक और रूल भी तो होता है सर। हम्म। एक रूल भी तो होती है सर इसमें कि ये जो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर वो हेवी टेल होता है, और सर उसकी फाइनाइट जो एक्सपोनेंशियल मोमेंट्स होती हैं वो सर एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, एमजी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट सर लेकिन वो इन हेवी टेल होती है ना, तो टेल एक साइड ही जाने लगती है फिर। हम्म। सो ये कहीं ना कहीं ऐसा है, एम जी एफ ऑफ एक्स एट वन, राइट। लेकिन इसका एम जी एफ तो एग्जिस्ट नहीं करता इन जनरल ना, एम एक्स टी डज नॉट एग्जिस्ट इन जनरल, यस। है ना। सो एक तो ये पॉइंट है कि एम जी एफ का जो डेफिनेशन आप लोग जानते हैं वो ये है कि एम जी एफ इज ई की पावर टी एक्स का एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ई की पावर टी एक्स का एक्सपेक्टेशन। तो ये एम जी एफ एग्जिस्ट नहीं करता ना, इसकी वजह से हो रहा है, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो सीधा सर कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मूवमेंट मतलब एग्जिस्ट नहीं करता ना, कोई भी हाँ, नहीं, कोई मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, हाँ। एक्सेप्ट मीडियन, केवल मीडियन एग्जिस्ट करता मतलब है। एक्स अगर कॉची है ना आपके पास, तो बस ये एग्जिस्ट करेगा, ई ऑफ एक्स की पावर अल्फा एग्जिस्ट फॉर अल्फा बिटवीन -1 and 1, इस पे एग्जिस्ट करेगा। अगर अल्फा आप -1 और 1 के बीच का नंबर लोगे तो इट विल एग्जिस्ट, है ना, ये चीज़ है। बस इतने एग्जिस्ट करेगी, मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, जैसे ई एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यू वैसे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये यहाँ पे अगर मान लो फॉर एग्जांपल, आप चलो एक दूसरा देते हैं, अगर मैं ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लिख दूँ तो क्या बनेगा ये, 1 + x स्क्वायर बाई 2 + x क्यू बाई 3 फैक्टोरियल + x4 बाई 4 फैक्टोरियल। तो कोई मोमेंट एग्जिस्ट करता नहीं है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हर टर्म का एक्सपेक्टेशन निकाल देंगे। एंड इसमें 1+ है ना, तो कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिकॉज मोमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, सो दिस विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लगाओ ना, जो मैं ये कह रहा हूँ, समझ आया ना सब लोगों को, 1 + x स्क्वायर बाई 2 + x क्यू बाई 3 फैक्टोरियल। तो ई एक्स यहाँ एक्सपेक्टेशन लगाओगे, सो दिस विल नॉट एग्जिस्ट ना, दैट्स वाई इट विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इंटीग्रल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, डिफिकल्ट होगा। इसको ट्राई कीजिए। ठीक है ना। तो आपको एक और रिजल्ट लिखाऊं मैं यहाँ पे, कि जो एम जी एफ है ना, इसका एक्सिस्ट नहीं करता है, मतलब ऐसा लिखाऊं
कि x अगर कॉची है ना, सो mxt डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल t नॉन जीरो, ठीक है, ये होगा डज नॉट एग्जिस्ट, और ये एग्जिस्ट कब करेगी, दिस एग्जिस्ट फॉर t इज इक्वल टू जीरो, और जब t को आप जीरो रख दोगे यहाँ पे तो ये तो वन हो गया, e वन ही हो जाएगा। तो ये मतलब ये किसी भी t पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरा लॉजिक ये भी सीधा सीधा है कि mgf डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जस्ट mgf ऑफ x है एट वन, सो इट विल नॉट एग्जिस्ट, ये इस तरह से डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल t नॉन जीरो, दिस एग्जिस्ट फॉर t इज जीरो, ठीक है। तो mgf डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि t जीरो पे तो हमेशा हो जाएगा ना, क्योंकि t जीरो पे तो वन हो जाता है वैल्यू, इसीलिए इसको देखिए। कुछ समझ आ रही है? कह रहा है x1 x2 xn जो है रैंडम सैंपल है नॉर्मल μ1 से, ठीक है, वेयर म्यू रियल नंबर या नोन है। इन ऑर्डर टू टेस्ट
एच नॉट में म्यू नॉट है अगेंस्ट म्यू मोर देन म्यू नॉट। अच्छा, तो म्यू नॉट इज सम स्पेसिफाइड कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट है ना। फॉर द टाइम बीइंग यू कैन कंसीडर म्यू नॉट एज जीरो, कुछ नहीं हो तो आप म्यू नॉट को मान लो जीरो है। अब कह रहा है रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली इफ एक्स बार मोर देन इक्वल टू सी वन, है ना। तो अभी के लिए जस्ट यू कैन थिंक ऑफ फॉर द टाइम बीइंग कि मान लो जीरो है फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा कह रहा है एक्स बार मोर देन सी वन वेयर सी एन इज कॉन्स्टेंट सच दैट दिस। तो ये साइज का डेफिनेशन है कि साइज इज अल्फा, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। अब कह रहा है रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली मीडियन ऑफ एक्स इज मोर देन सी टू वेयर सी टू इज सच दैट, है ना। तो यहाँ भी साइज अल्फा। तो दो क्रिटिकल, यू हैव टू क्रिटिकल रीजन, है ना। सो वन इज द सैंपल मीन, अदर इज द सैंपल मीडियन, है ना। मीडियन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स मतलब सैंपल मीडियन। सो टू यू हैव। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो सैंपल मीन एक टेस्ट स्टैटिस्टिक है और एक सैंपल मीडियन टेस्ट स्टैटिस्टिक है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द टेस्ट डिस्क्राइब्ड इन ए इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो ये तो थ्योरम है ना। अच्छा यहाँ पे हाँ कार्ल-न्यूमैन थ्योरम लगाओगे, नॉर्मल में तो होता है ना, क्योंकि नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है म्यू के रेस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर भी, अच्छा इसमें वो देखना पड़ता है कि जो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो है, मतलब लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोनिक है कि नहीं, मोनोटोनिक में भी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके अकॉर्डिंग थ्योरम है। तो इंक्रीजिंग में जिस तरह से आपका ये है उसी तरह से ये रहता है। अगर और मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो डिक्रीजिंग है, कार्ल-न्यूमैन थ्योरम है, वो देख लेना। तो इसमें जैसे एक बार गामा में मैंने लगाए थे तब उल्टा हो गया था, क्योंकि गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो लाइक्लीहुड रेशियो है वो डिक्रीजिंग आता है और ये लाइक्लीहुड रेशियो इंक्रीजिंग आएगा। किसके रेस्पेक्ट में, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक रेस्पेक्ट में। तो ये तो नॉर्मल में ठीक है, तो ये मोस्ट पावरफुल है, पहला तो सही है। ये यूएमपी टेस्ट होगा, आपको याद होगा तो। सो दिस इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। सो ए इज द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल, ये तो ठीक लग रहा है। द टेस्ट डिस्क्राइब इज भी, ये यूएमपी नहीं होगा। यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट करता है, यूनिक होता है, ठीक है। यूएमपी टेस्ट इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट। अब ये कह रहा है कि जो पावर है, ये पावर की बात कर रहा है। तो पावर ऑफ टेस्ट जो है 1 को अप्रोच करेगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं कि एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन मोर देन c1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन व्हेन h1 इज ट्रू। तो यहाँ बोल रखा है ना फॉर समय, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी z मोर देन c1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इंटू रूट एन, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ इन्फिनिटी लगाओगे c1 माइनस म्यू। अच्छा, तो मैं देखना पड़ेगा कि ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसे डिसाइड करोगे। मतलब ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो अल्फा 0 से 1 के बीच है ना, फॉर म्यू मोर देन म्यू नॉट। अच्छा, म्यू जो है यहाँ मान लो म्यू नॉट है, तो म्यू तो इधर है ना, तो इसका मीन इधर है। तो एक्स बार मोर देन c1 है ना। ये इस पर डिपेंड करेगा जी कि ये c1 माइनस म्यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये बताओ मुझे कैसे डिसाइड करोगे। क्योंकि अगर पॉजिटिव हुआ तो 1 आ जाएगा, नेगेटिव हुआ तो 0, एक मिनट, मोर देन है ना, तो नेगेटिव हुआ तो 1 आएगा ये नंबर, और पॉजिटिव हुआ तो 0 आ जाएगा। तो अगर हम बात करें अल्फा लेवल पे तो क्या होता है क्रिटिकल रीजन, यही आएगा ना, एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा बाई रूट एन मोर देन, ये आता है c1 माइनस, ये आ जाएगा c1 माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। और ये होता क्या है, सो इसको अल्फा के इक्वल करना है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लूँ जेड अल्फा, का एक अल्फा है, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो c1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट प्लस जेड अल्फा इंटू, और ये किधर होगा, सिग्मा बाई रूट एन। वन साइड ना जेड अल्फा होगा ना। हम्म,
तो वी रिजेक्ट एच नॉट ना व्हेन एक्स बार इज मोर देन C1। तो एक्स बार कैसा वैल्यू तो अंडर एच नॉट म्यू नॉट आएगी। मतलब क्या लगता है जी, देख के बताओ। तो मेनली C1 पे डिपेंड करेगा। C1 क्या है, C1 कुछ बता रखा है पॉजिटिव है क्या है, इसमें बता रखा है C1 एक कांस्टेंट है जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी एक्स बार में अल्फा है। तो यहाँ से म्यू नॉट प्लस समथिंग है, म्यू नॉट के आगे का पॉइंट है, और इधर म्यू भी आगे का पॉइंट है। तो पुट कर दोगे तो क्या बनेगा यहाँ, अच्छा यहीं पुट कर देते हैं, देखते हैं होता क्या है। तो इसमें अगर पुट कर देंगे तो कुछ ऐसा आएगा, प्रोबेबिलिटी z मोर देन C1 माइनस म्यू, सो म्यू नॉट प्लस z अल्फा सिग्मा बाई रूट एन, ऐसा कुछ होगा, पॉन सिग्मा माइनस म्यू और इनटू में आपके पास रूट एन है ना। तो अच्छा अब तो पता चल गया ना क्या होगा यहाँ से। तो ये म्यू नॉट और म्यू में क्या रिलेशन हमें बता रखा है, यहाँ पे इसमें बता रखा था ना म्यू मोर देन म्यू नॉट, तो म्यू ज़्यादा है म्यू नॉट से, लेकिन ये नंबर भी तो है। तो ओवरऑल मुझे लगा नेगेटिव होगा, है ना। तो चेक करो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, उसको चेक करके। जब टाइम भी निकल गया, नेक्स्ट बैच की क्लास थी, 1 मिनट। सो इसको सर ये ऑप्शन सर कल करके लाएंगे सर। हाँ ट्राई करके आइए, देखते हैं ना। अभी तो नेगेटिव पॉजिटिव का देखना पड़ेगा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। मतलब ये क्वांटिटी ना, मान लीजिए एग्जांपल के लिए पॉजिटिव हो गया, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव हो गया और n को इन्फिनिटी रखेंगे तो पॉजिटिव इंटू प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगी, तो z मोर देन इन्फिनिटी 0 हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव इंटू प्लस इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी, z मोर देन माइनस इन्फिनिटी 0 1 हो जाएगी। तो ये आपको देखना है कि 1 होगी कि -1 होगी, ये चेक करना होगा, है ना। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, चेक करके आइए। यहाँ बोल रहा है मीडियन ऑफ एक्सएन मोर देन म्यू नॉट हाफ है, देखना पड़ेगा। चलो कल यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक हमने किया है। तो 1 ट्रू है पक्का, 2 फॉल्स है, 3 4 में देखना पड़ेगा। मीडियन सैम्पल मीडियन मोर देन म्यू नॉट है तो हाफ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे रैंडम वेरिएबल है ना। सिंगल रैंडम वेरिएबल होता तब जाके मीडियन म्यू नॉट समझ आता है, अंडर एच नॉट मीन यही है ना। सैम्पल मीडियन, क्योंकि ऑर्डर स्टैटिस्टिक का जरूरी नहीं मीडियन म्यू आएगा, तो ये तो आई थिंक गलत होगा। थर्ड चेक करना है, ठीक है, थर्ड चेक करते हैं। चलो कल इसको देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 है ना। अब बस ये देख लो, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो 0 हो जाएगा, तो पॉजिटिव आगे नेगेटिव। हमें ये बता रखा है कि म्यू मोर देन म्यू नॉट है, ये बता रखा है। तो यहाँ से म्यू नॉट माइनस म्यू तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नंबर भी तो है यहाँ पे, तो इसके रेस्पेक्ट में आप कंपेयर करना पड़ेगा। जेड मोर देन समथिंग, अच्छा 1 मिनट, जेड मोर देन समथिंग तो स्टैंड नॉर्मल है ना। अब अगर इधर ये जी में 0 है, अगर इधर हुआ तो ये प्रोबेबिलिटी 1 ले आएगी, इधर होगा तो 0 की तरफ खींच के ले जाएगा, ये चीज़ है। लेकिन साइज क्या अल्फा था ना इसका, और अल्फा 0 से 1 के बीच है। तो अगर इस साइड होगा अल्फा, मान लो इधर है क्रिटिकल रीजन, तो जनरली क्रिटिकल रीजन जो होता है ना वो तो यहाँ राइट एंड है। तो राइट एंड है तो इधर जाके कहीं, जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो देख रहे थे ना कि C1 कहीं ना कहीं इधर होगा, इधर म्यू है, ठीक है। तो यहाँ जो देख रहे थे ना C1 इधर होगा, म्यू इधर होगा, क्योंकि ये क्रिटिकल रीजन तो यही तो है। तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ देखेंगे तो म्यू इज लेस देन C1, मतलब C1 मोर देन म्यू हो जाएगा। तो C1 माइनस म्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस केस में ये पॉजिटिव हो गया तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ ये 1 कह रहा है, इसलिए ये भी गलत होगा। देख लेना एक बारी। तो ये क्रिटिकल ना, अल्फा इधर साइज है, इधर 1 माइनस अल्फा है, तो इधर ये म्यू यहाँ ना, म्यू के अबाउट सिमेट्रिक होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट म्यू। तो इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक अबाउट म्यू है तो क्रिटिकल रीजन इस साइड आएगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है ना। तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट अनबायस्ड टेस्ट होता है, यूएमपी टेस्ट इज अनबायस्ड टेस्ट। अनबायस्ड टेस्ट क्या होता है, जिसमें पावर की वैल्यू साइज से ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा होता है ना।
तो वैसा तभी होगा जब साइज हाफ से छोटा होगा। अगर साइज हाफ से ज़्यादा होगा तो पावर हाफ से कम आ जाएगा, तो वो फिर अनबायस्ड टेस्ट नहीं रह पाएगा। तो दिस टेस्ट शुड बी अनबायस्ड टेस्ट, इस वजह से C1 को म्यू के राइट में ही होना पड़ेगा, मतलब साइज की वैल्यू पावर से कम ही होगी। तो साइज तो हाफ से कम ही होगा, हाफ से कम होगा तो C1 को राइट में होना पड़ेगा। तो C1 मोर देन म्यू है, C1 अगर मोर देन म्यू है, ध्यान है ना, C1 माइनस म्यू, तो ये पॉजिटिव है। इन्फिनिटी लोगे प्लस इन्फिनिटी, जेड मोर देन प्लस इन्फिनिटी 0, तो ये 0 आ गया, तो ये कह रहा 1 आएगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, अगले क्लास में आगे से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 103 से लेके 119 तक शायद किया ना, 109 तक। सो 109 तक किया है। ये पेपर था क्या है जी, दिसंबर 2023 वाला है। ठीक है, चलिए कल आए कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।